चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि राजीव दुर्नीति किया, राजीव पैसा खाया। उनके एक विधायक 83 लाख रुपये लोगों से लिए थे प्राइमरी स्कूल के नियोग के लिए। मोदी जी ने भी 2 करोड़ बेकारों को काम देने की बात कहा। अभी भारतवर्ष के आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा लोग बेकार हैं, 45% बढ़ोतरी है अनएम्प्लॉयमेंट में। और संयुक्त मोर्चे को वोट देने की तैयारी कर लिए हैं, उन लोगों को जवाब देंगे। ये हर हर महादेव के नारा को दखल करके हर हर मोदी हो गया था। लोग एक मसीहा की तरह उनको प्रोजेक्शन मिला था, लोग विश्वास किए थे। 15 लाख रुपया खाते में नहीं आया, काला धन नहीं आया, चीज बीज का दाम नहीं कमा। रसोई गैस का तो मसला ही अलग है। 5 रुपया बढ़ता था तो खुद मोदी जी उतर जाते थे, स्मृति ईरानी उतर आती थी रसोई गैस को लेकर। लेकिन आज 1 महीने में 225 रुपया बढ़ा। अब सीपीआईएम का रुतबा तो आज भी देख सकती हैं। यदि सबसे महा रैली किया तो सीपीआईएम ने किया। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे मसीहा और एक जनसभा करेंगे और सबका बेतरनी पार होगा। ना, नहीं होने को कोई लहर नहीं चलेगा। जीवन की अनुभव और जीवन की अभिज्ञता सबसे बड़ा शिक्षक होती है। लोग जो शिक्षा पाए हैं, लोग जो वोट देकर उनसे जो बेवफाई पाए हैं, इसका हिसाब लोग देंगे, क्योंकि लोग विश्वास किए थे। और जब विश्वासघात होता है तो लोग बड़ा कठोर और कट्टर हो जाते हैं। जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हैं, उनके विश्वासघात, उनके नाटक से लोग बहुत खफा हैं। नहीं, मेरी पार्टी सदमे में क्यों जाएगी? और हम लोग सदमा में जाने वाले लोग नहीं हैं। 1-2 मिर्जाफर हर जगह है। मिर्जाफर लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षर में नहीं लिखा जाता है। मिर्जाफर हमेशा काले अक्षरों में लिखे जाते हैं भारत इतिहास में। ये प्रमाण है कि उनकी चर्चा क्या करना जो पीठ के पीछे छुरा घोंपते हों। मंत्री साहब ने खुद कहा कि मैं फेल हूँ, क्योंकि रविंद्रनाथ घोष ने काम करने नहीं दिया। कहे थे कि मैं करूंगा, लेकिन 10 साल में नहीं कर पाए। मेरा विधानसभा क्षेत्र ये बड़ा मिसाल है सिंडिकेट राज और कालाबाजारी और मस्तानी का। एक तरफ एनजीपी 1 करोड़ रुपया चाहिए और उन्हीं के लोग हैं। उन्हीं जो लोग भी ऐसा करते हैं, यहाँ के विधायक साहब और यहाँ की सरकार का उस पर आशीर्वाद रहता है। हम लोग जीते पंचायत, पैसा देकर, पुलिस लगाकर, धमक देकर, गुंडों को देकर पंचायत दखल कर लिया गया। जैसे एक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है उसका इम्तिहान, साल भर उस स्टूडेंट ने क्या पढ़ाई की है ये इम्तिहान में पता चलता है। और ठीक इसी तरह से साल भर नेताओं ने क्या कार्य किया है, कितना विकास हुआ है उसके क्षेत्र में, उसका इम्तिहान होता है चुनाव। दिलीप सिंह वो नाम जिस पे संयुक्त मोर्चा ने दांव लगाया है विधानसभा में। हमारे साथ दिलीप सिंह जी हैं। दिलीप सिंह जी, आप पेशे से शिक्षक भी हैं, लेकिन अब आपका इम्तिहान होने वाला है, कितने तैयार हैं आप? हम लोग तो 365 दिन लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं। अचानक चुनाव के पहले गैस पेपर पकड़कर परीक्षा पास करने में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए 365 दिन राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर, मैं 27 साल से इस शहर का जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो कोई विशेष तैयारी तो इम्तिहान में होती ही है। वो विशेष तैयारी भी है और हमेशा जो तैयारी रहना था वो भी है, वो जो पढ़ाई पढ़ना था। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, इम्तिहान होगा और हम लोग पास करेंगे। 27 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है ये 27 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इस विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करेंगे दिलीप सिंह जी। डावग्राम फुलबाड़ी से ये कैंडिडेट हैं संयुक्त मोर्चा के। दिलीप जी, पहला सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कुछ तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मसलन बेरोजगारी जी, मूल्य वृद्धि जी, और कुछ राज्य के मुद्दे हैं जैसे कालाबाजारी, सिंडिकेट, लूट, इनकी व्यर्थता, तृणमूल कांग्रेस सरकार की व्यर्थता, और कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। ये तीनों मुद्दों पर ये चुनाव में लड़ रहा हूँ। स्थानीय मुद्दे, यहाँ जो विधायक थे, जो मंत्री थे, बहुत क्षमतावान थे। 10 वर्ष लोगों ने उन पर भरोसा किया था, उनको जिताया था, लेकिन वो व्यर्थ हुए। आज जिस इलाके में हम लोग ये बैठे हुए हैं, ये इलाका ज़बरदस्त क्राइसिस से जूझता है, वो है जल निकासी की समस्या। पानी होते ही कमर भर पानी हो जाती है। इसके लिए जो कम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज स्कीम होना चाहिए, ये 31 और 32 इलाके के लिए अशोकनगर नहीं किए मंत्री, बार बार वादा किए, नहीं हुआ।
जमीन का पट्टा लोगों को इस विधानसभा क्षेत्र में तो है ही, पूरे शहर सिलीगुड़ी को रोक कर रखा। मंत्री साहब ने रोक कर रखा, दिया ही नहीं, पट्टा नहीं मिला किसी को। तीसरा जो सवाल है पीने की पानी की सवाल, देखिएगा अंडरग्राउंड सरफेस वाटर जो है ख़त्म होते जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर। और इस इलाके में जो पानी की पीने की व्यवस्था है वो कॉमरेड ज्योति बसु के समय की जो ट्रीटमेंट प्लांट है उससे होता है। एक नया ट्रीटमेंट प्लांट, एक नई व्यवस्था 500 करोड़ रुपया में होने की थी, जो राज्य सरकार अप्रूवल नहीं किया, पैसे को नहीं दिया और ये भी नहीं हुआ। जो उनके प्रतिश्रुति में थी, उनके मैनिफेस्टो में थी, मंत्री साहब नहीं कर पाए। एक नया स्कूल नहीं हुआ, एक सिंगल स्कूल नहीं कर पाए। हम लोग 17 स्कूल को जूनियर हाई स्कूल किए थे 2010 में, एक को हाई स्कूल नहीं किया गया। एक कॉलेज नहीं हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में। सुरसन कॉलेज, मुंशी प्रेमचंद कॉलेज हम लोगों के समय का है। उसके बाद एक नया कॉलेज नहीं हुआ। हर क्षेत्र में व्यर्थता, लेकिन हम लोग करेंगे। हमारा ज़मीन का पट्टा हम देंगे, लोगों को काम देंगे। जो एसएससी नहीं कर पाए ये लोग, स्कूल सर्विस कमीशन, जो टेट की परीक्षा नहीं ले पाए, प्राइमरी स्कूल में बहाली नहीं कर पाए, पुलिस में बहाली नहीं कर पाए, फायर ब्रिगेड में बहाली नहीं कर पाए, WBCS की परीक्षा हुई लेकिन उनका बहाली नहीं हुआ, PSC की परीक्षाएं नहीं हुई, और जहां कुछ 1-2 बहालियां हुई, चौकीदार का, फॉरेस्ट गार्ड का, वहां खुद चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि राजीव दुर्नीति किया, राजीव पैसा खाया। उनके एक विधायक 83 लाख रुपये लोगों से लिए थे प्राइमरी स्कूल के नियोग के लिए। तो ये दुर्नीति और बहाली ना होना, बेकारों के पास साथ ना खड़ा होना। मोदी जी ने भी 2 करोड़ बेकारों को काम देने की बात कहा। अभी भारतवर्ष के आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा लोग बेकार हैं, 45% बढ़ोतरी है अनएम्प्लॉयमेंट में। 14 करोड़ नए बेकार हुए हैं लॉकडाउन के बाद, आर्थिक ये डिवेस्टेशन के बाद, आर्थिक नीतियों के बाद। तो तमाम बदहालियों के खिलाफ और जनता का जो अपना अनुभव है, बड़ा आशा से दिया था 2019 में। इस क्षेत्र के लोग भी बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसीलिए बड़ा निराश होकर लोग आक्रोश में हैं और संयुक्त मोर्चे को वोट देने की तैयारी कर लिए हैं। उन लोगों को जवाब देंगे ये बात। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के लोगों ने भी भाजपा को वोट किया था, आपको क्या लगता है कि ये वोट जो है वो स्विच करेगा? बिल्कुल, बड़ी आशा थी मोदी जी का। अब की बार मोदी सरकार हर हर मोदी के नारा को भी दखल करके, हर हर महादेव के नारा को दखल करके हर हर मोदी हो गया था। लोग एक मसीहा की तरह उनको प्रोजेक्शन मिला था, लोग विश्वास किए थे। लेकिन आज क्या है, 2 करोड़ बेकार, नहीं नौकरी पाए, 15 लाख रुपया खाते में नहीं आया, काला धन नहीं आया, चीज़ बीज का दाम नहीं कमा, जो उनका वादा था। रसोई गैस का तो मसला ही अलग है। इस मसला को देखिए, जब रसोई गैस का दाम बढ़ता था, पहले 5 रुपया बढ़ता था तो खुद मोदी जी उतर जाते थे, स्मृति ईरानी उतर आती थी रसोई गैस को लेकर। लेकिन आज 1 महीने में 225 रुपया बढ़ा, और सब लोग मुख दर्शक चाहते हैं कि जनता बने, लेकिन जनता तो मुख दर्शक नहीं बन सकती है। इसीलिए स्विच होगा वोट, और ये वोट फिर लोग उन्हीं पर आस्था और विश्वास करेंगे जिनको 34 वर्ष देखे हैं काम करते हुए। आपने कहा 34 वर्ष देखे हैं, लेकिन विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है, और एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि साफ हो चुका है सब कुछ। CPIM जो एक रुतबा हुआ करता था वो धूमिल हो चुका है। अब CPIM का रुतबा तो आज भी देख सकती हैं। इस डाबग्राम असेंबली क्षेत्र में आज भी यदि सबसे महा रैली किया तो CPIM ने किया, एक नहीं 2-2 रैली। ना बीजेपी की ओर से ऐसा कोई रैली हो पाया है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे मसीहा और एक जनसभा करेंगे और सबका बेतरनी पार होगा। ना, नहीं होने को। हाँ, कि 10 अप्रैल को आ रहे हैं। खबर हमें भी है कि 10 अप्रैल को आ रहे हैं, लेकिन मसीहा हमेशा बेड़ा पार नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि 10 अप्रैल को जब वो आएंगे तो तमाम लोग जिनको आप लोग अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, एक साथ ही मोदी जी ले जाए, मोदी लहर में डूब जाए। नहीं, मोदी कोई लहर नहीं चलेगा। जीवन की अनुभव और जीवन की अभिज्ञता सबसे बड़ा शिक्षक होती है। लोग जो शिक्षा पाए हैं, लोग जो वोट देकर उनसे जो बेवफाई पाए हैं, इसका हिसाब लोग देंगे। तैयार हैं लोग जवाब देने के लिए, जवाब भी नहीं मांग रहे हैं, और कोई मसीहापन नहीं चलेगा, क्योंकि लोग विश्वास किए थे। और जब विश्वासघात होता है तो लोग बड़ा कठोर और कट्टर हो जाते हैं। लोग मोदी के विश्वासघात, उनके सरकार के विश्वासघात
जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हैं उनके विश्वासघात, उनके नाटक से लोग बहुत खफा हैं। तो देखिए दोनों से ही ये कटाक्ष कर रहे हैं, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, साथ ही मोदी पे भी ये कटाक्ष कर रहे हैं, जब कह रहे हैं कि जब विश्वासघात लोगों के सामने आता है तो विरोध उत्पन्न होता है। लेकिन एक विरोध आपके पार्टी में भी उत्पन्न हुआ, सदमे में गई पार्टी क्या? नहीं, मेरी पार्टी सदमे में क्यों जाएगी? मेरी पार्टी बड़ा चेहरा था। मेरी पार्टी 1920 से जन्म लग्न से ही लोगों के लिए काम कर रही है। स्वाधीनता आंदोलन में हम लोग काम किए, उसके बाद आज़ादी के बाद भी काम किए, और आज भी हम लोग जनता के मुद्दों को, किसानों को मुद्दों को, छात्र नौजवानों के मुद्दों को हम ही उठा रहे हैं। आज उन किसानों के पक्ष में हम ही खड़े हैं, श्रमिकों के खिलाफ हम ही के खिलाफ जब कानून बनता है तो हम ही हैं। छात्रों, नौजवानों के, बुद्धिजीवियों के, इवन मीडिया की जब आक्रमण होता है मीडिया के लोगों पर तो हम ही खड़े नज़र आते हैं। इसलिए हम लोग हैं, और हम लोग सदमा में जाने वाले लोग नहीं हैं। एक दो मिर्ज़ाफ़र हर जगह है, मिर्ज़ाफ़र लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षर में नहीं लिखा जाता है। मिर्ज़ाफ़र हमेशा काले अक्षरों में लिखे जाते हैं भारत इतिहास में, ये प्रमाण है। इसीलिए उनकी चर्चा क्या करना जो पीठ के पीछे छुरा घोंपते हों। जो पीठ के पीछे छुरा घोंपते हो, मीर जाफ़र को याद तो किया जाता है लेकिन सुनहरे अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है इतिहास में। और हम बात कर रहे हैं संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट दिलीप सिंह जी से। इस बार दांव लगाया है पार्टी ने और पार्टी आश्वस्त है इनके विजय भव होने के लिए। दिलीप जी, लोग कह रहे हैं यहाँ के जो कैंडिडेट रह चुके हैं उन्होंने कहा है कि काफ़ी विकास किया है उन्होंने अपने इलाके में। आप कितने संतुष्ट हैं उनके इन बातों से? बिल्कुल नहीं। मंत्री साहब ने खुद कहा कि मैं फेल हूँ क्योंकि रविंद्रनाथ घोष ने काम करने नहीं दिया, और ये चुपचाप किसी एक व्यक्ति से नहीं किया है, मीडिया के सामने कहा है। हो सकता है उस समय उनके मन में कोई अलग इच्छा हो, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं कर पाया हूँ। और तो मैं ये चीज़ उनके खिलाफ जाएंगे, आप उसका इस्तेमाल करेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया है, इस चीज़ को आप भुनाएंगे? आदमी सबकॉन्शियसली, अचेतन मन से सत्य को कह देता है। मंत्री साहब सत्य को कहा है, नहीं काम कर पाए हैं। मैं कह रहा हूँ तो इस इलाके के पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जल निकासी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हो। यहाँ नए कॉलेज स्कूल नहीं कर पाए, यहाँ जो जूनियर हाई स्कूल थे उनको हाई स्कूल नहीं कर पाए। हम लोगों के लिए इस पूरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2-4 पंचायत हैं जो आज पंचायत की परिसेवा उनको ज़रूरत नहीं है। उनको न चाहिए बीज, न चाहिए 100 दिन का काम, उनको चाहिए सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा रास्ते पर बत्ती, चाहिए रोज सफाई। मतलब वो अर्बन इलाका हो चुका है, शहर हो चुका है वो पंचायत इलाका, उसको कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी करने का। लेकिन 5 साल तो कॉरपोरेशन में तो आप भी थे, शहर का क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पंचायत इलाका है इसके परिसेवा देने के लिए पंचायत से इन्हें अपग्रेड करना है म्यूनिसिपैलिटी में, जो वो कहे थे कि मैं करूँगा, लेकिन 10 साल में नहीं कर पाए। मतलब किए गए वादों पे वो अमल नहीं कर पाए। बिल्कुल, वादे नहीं निभाए। तो वादे नहीं निभाए। तेरा वादा वो गीत है ना, वादा तेरा वादा। हाँ। एक पुराने ज़माने का गीत है लेकिन बड़ा खूबसूरत गीत है। खैर, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल दिलीप जी जो हम जानना चाहते हैं कि सिंडिकेट और माफिया राज का ये जो दबदबा है उस पे आप कैसे काबू पाएंगे, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जो खबरें हैं हमारे पास। देखिए, मेरा विधानसभा क्षेत्र ये बड़ा मिसाल है सिंडिकेट राज और कालाबाजारी और मस्तानी का। एक तरफ एनजीपी, अभी फिलहाल की घटनाएं प्रमाण हैं, 1 करोड़ रुपया चाहिए और उन्हीं के लोग हैं। उन्हीं जो लोग भी ऐसा करते हैं, यहाँ के विधायक साहब और यहाँ की सरकार का उस पर आशीर्वाद रहता है। अब चले जाइए फुलवाड़ी में भी वहीं चल रहा है। बॉर्डर से जो इमिग्रेशन होगा, गाड़ियां जो आती हैं, काबू कैसे पाएंगे? क्योंकि आप जब कह रहे हैं ये फैला हुआ है। हमारी सरकार जब आएगी तो रूल ऑफ लॉ होगा, सरकार काम करेगी, पुलिस काम करेगी, प्रशासन काम करेगी, व्यवस्था काम करेगी। अभी व्यवस्था काम नहीं करती है, पुलिस दलदास हो गई थी। जब पुलिस दलदास हो जाएगी, किसी दल का हो जाएगी तो क्या ये आरोप तो सीपीआई में भी एक ज़माने पे लगा था कि पुलिस इशारों पे काम करती थी सीपीआईएम के, जब आपका रुतबा चलता था। सीपीआईएम में ऐसा कभी नहीं था। सीपीआईएम तो उस दिन को भी देखा जब नंदीग्राम हो रहा था,
जब सिंगूर हो रहा था, जब विरोधी दल की नेत्री मंच बनाकर बैठ गई थी, लेकिन उस समय दलदास पुलिस नहीं थी, रूल ऑफ लॉ था, सारा कुछ कानून के अनुसार। हमें बड़ा नुकसान सहना पड़ा, लेकिन कानून था। ऐसा नुकसान की सत्ता से ही चले गए। बिल्कुल सही कही आप, लेकिन रूल ऑफ लॉ था। लेकिन आज वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, हर जगह गुंडामी मस्तानी है और लोग बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। उन्नयन बाबू लोग पंचायत में खड़े हो गए, बोलते हैं नॉमिनेशन देने नहीं देंगे। सीधा गणतंत्र के ऊपर आक्रमण, व्यक्ति गणतंत्र के ऊपर आक्रमण। लोग चुनाव का जो परिणाम था उसको बदल दिया गया। हम लोग जीते पंचायत, पैसा देकर, पुलिस लगाकर, धमक देकर, गुंडों को देकर पंचायत दखल कर लिया गया। तो इससे लोग मुक्ति चाहते हैं और इस बार लोग तैयार हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईवीएम में जवाब मिलेगा। और ईवीएम अगर वोट नहीं पड़े तो ईवीएम खराब? नहीं, ईवीएम खराब हम लोग कभी नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं ईवीएम में जो टेम्परिंग का सुजोग है उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो ऐसे है कि जब आप वोट देती हैं तो वो जो स्क्रोल निकलता है उसकी व्यवस्था हर ईवीएम में हो, कि पता तो लगे कि आप जो टिप रही हैं जहाँ वहाँ जा रहा है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन, मुझे विश्वास है कि इस पर कार्रवाई करेगी, ईवीएम को सटीक रखेगी। अपने असेंबली इलाके से अगर हटके एक सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एमपी को अब एमएलए का टिकट दे रही है, जिसकी कड़ी लोग निंदा भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नए तरीके का प्रयोग है, कुछ लोग कह रहे हैं उनके पास चेहरे नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा हवा में है। ये जो हवा मतलब कुछ चीज़ होता है ना कि केवल ऊपर 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 घूम के ही लोग सोच रहे हैं। भाजपा के पास न संगठन है, न भाजपा के पास अपने लोग हैं, न भाजपा भी आपके लोगों को लेके टिकट दे रहे हैं। 90 प्रथम जो घोषणा हुआ था उसमें 78 तृणमूल के लोग थे। मतलब भाजपा ही तृणमूल है, तृणमूल ही भाजपा है। अब देखिए उनके शीर्ष नेता कहाँ से गए? तृणमूल से गए। तो तृणमूल को यदि हराना है तो भाजपा को भी हराना है, भाजपा को हराना है तो तृणमूल को हराना है, दोनों एक ही है। अब मुकुल चले गए, शुभेंदु चले गए, राजीव बंदोपाध्याय चले गए, शंकु चले गए, सब हो सकता है जितने के बाद और कुछ लोग चले जाएं भाजपा में। तो ये भाजपा जो है अपना कुछ भी नहीं है बंगाल में। ये बंगाल में भाजपा जगह नहीं कर सकती है। बंगाल है रविंद्रनाथ की जगह, नेताजी सुभाष का, नजरुल का जगह, विनय बादल दिनेश का जगह। यहाँ संप्रीति की बात होती है, यहाँ सद्भाव की बात होती है, यहाँ भाईचारे की बात होती है। जो भी इस तरह से अलग की बात कहेगा वो जगह नहीं पाएगा। यहाँ सब एक साथ रहने वाले लोग हैं। यहाँ विभाजन की बात करने वाले लोगों को जगह नहीं मिलता और ये दोनों विभाजन की बात कर रही है। एक आखिरी सवाल, बनर्जी भी विभाजन की बात करती हैं और मोदी और बीजेपी भी विभाजन की बात करता है। इसीलिए देखिए एमपी लोगों को टिकट दे देना हताशा है, उनके पास लोग नहीं हैं। अब देखिए यहाँ सिलीगुड़ी सीट से जो लड़ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? जो इस सीट से लड़ रही हैं उनका क्या है? वो कभी किस दल में थी, आज यहाँ आई हुई हैं। तो ये उनके पास कोई चारा नहीं, उनके अपने लोग हैं ही नहीं। एक आखिरी सवाल, अब लोग ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, कांग्रेस और सीपीआईएम। दोनों सगे कैसे हो गए? धुर विरोधी अब सगे कैसे लड़ रहे हैं? क्या खुद पे भरोसा नहीं था कि हाथ मिलाना पड़ गया? आम जनता ये सवाल जानना चाहती है। नहीं, आम जनता ये जानती है कि जोट की ज़रूरत है, एक होना ज़रूरी है। जब आप किसी से लड़ना है आपको, तो जितना आप एकजुट होइएगा, जितना आप संघबद्ध होइएगा, जितना आप एकताबद्ध होइएगा, तो आपको उसका लाभ होगा। अभी देखिए, तो क्या राजनीति में सब कुछ जायज़ है? ना, जायज़ की बात नहीं है। कांग्रेस को हम लोग आज भी सेकुलर फोर्स मानते हैं और ये सेकुलर लोगों का ही जोट है और इसमें कांग्रेस के साथ हम लोग समझौता किए हैं, आईएसएफ के साथ हमारी समझौता हुई है और हम लोग ये जनता की जोट हुई है। ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, जो भी चाहते हैं। जोट क्या केरल में भी होगा? नहीं, केरल में जोट ये नहीं है होगा, क्योंकि केरल में सीपीआईएम के खिलाफ कांग्रेस ही मूल वहाँ प्रतिद्वंदी है। मूल वहाँ जिससे लड़ना है वो कांग्रेस है, इसलिए वहाँ नहीं होगा। लेकिन बंगाल की स्थिति में आज हमको यदि बीजेपी को रोकना है, एक तानाशाह बीजेपी को रोकना है, सांप्रदायिक बीजेपी को रोकना है नहीं, और यदि हमको ममता बनर्जी के दल तृणमूल कांग्रेस को भी रोकना है, तो हमें जनता को एकजुट करना होगा और जनता के साथ
पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे जो मूल विषय है सेकुलरिज्म पर विश्वास करती हैं, वो आई हैं। और इसके पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा। संयुक्त मोर्चा की तरह का मोर्चा बहुत पहले भी हुआ है और हमेशा होते बात वही होगी ना कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है। नहीं, राजनीति में सब कुछ जायज़ नहीं है। राजनीति में सांप्रदायिकता को हराने के लिए धर्मनिरपेक्षता जायज़ है, और धर्मनिरपेक्षता के लिए यदि धर्मनिरपेक्ष लोग एक साथ आ जाएं तो ये जायज़ है। धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है, और गणतंत्र को चाहने वाले लोग, धर्मनिरपेक्षता को चाहने वाले लोग, भाईचारा को चाहने वाले लोग यदि एक साथ होते हैं, एक मुट्ठी पांचों उंगली जब करती है तो बहुत मजबूत होती है। यही मजबूती तो 5 मुट्ठी अगर ये मुट्ठी बनती है तो फटाफट हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर यहाँ से विजय भव का आपको आशीर्वाद मिलता है तो आम जनता किस किस चीज़ के लाभार्थी होंगे? बिल्कुल, मैं अपने इस विधानसभा क्षेत्र में पट्टा, जमीन का पट्टा दूंगा। बेरोजगारी को ये सरकार जब आएगी तो एड्रेस करेगी। परीक्षाएं होंगी, स्कूल में बहाली होगा, प्राइमरी स्कूल में बहाली होगा, पुलिस में बहाली होगा, बहाली की काम होगी, रोजगार का काम दिया जाएगा, उद्योग धंधे लगेंगे, पीने के पानी इस क्षेत्र में जो बड़ी समस्या है उसका समाधान करेंगे, जल निकासी अशोकनगर और कुछ जगहों पर है उसका समाधान हम लोग करेंगे। डाबग्राम 1, डाबग्राम 2, फुलबाड़ी 1, फुलबाड़ी 2 जो अब पंचायत में रहकर यहाँ विकास नहीं किया जा पा रहा, परिसेवाएं नहीं दिया जा रहा, इसको हम लोग अपग्रेड करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी में लाएंगे। ये तमाम चीज़ जो व्यर्थ रही है तृणमूल हम लोग करेंगे और हमारी सरकार ये काम करेगी। और सबसे रूल ऑफ लॉ, कुल मिला के अभी तक जिन सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से आम जनता वंचित थी, वो तमाम चीज़ें आप उन्हें देंगे? बिल्कुल, तमाम चीज़ें उनको दिया जाएगा। मूल्य वृद्धि से लड़ाई होगी, रसोई गैस का दाम कमाने की जोरदार लड़ाई होगी, मुहिम चलाई जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा दिलीप सिंह जी को, उन्हें सुना जो इनका फ्यूचर प्लानिंग है। अगर इन्हें आम जनता के द्वारा चुना जाता है तो इनकी जो प्लानिंग है वो तमाम प्लानिंग इन्होंने आज खुलकर खबर समय से इन्होंने बातचीत की है। डाबग्राम फुलबाड़ी से ये असेंबली सीट पे खड़े हुए हैं और संयुक्त मोर्चा ने इन पे दाव लगाया है। कॉन्फिडेंट हैं अपने जीत को लेके, लेकिन ये 2 मई को ही सामने आएगा कि इनका कॉन्फिडेंस को जनता कितना सपोर्ट देती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।